बच्चों, आज हम करेंगे पुनर्जागरण काल में साहित्य, कला एवं विज्ञान का विकास। पुनर्जागरण युग में पुराने से सामंजस्य करके नवीन के निर्माण की शुरुआत हुई, जिसने न केवल साहित्य, कला, विज्ञान अपितु मानव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। यह स्पष्ट है कि यूरोप के समस्त देशों में पुनर्जागरण की दशा एक जैसी नहीं थी, इसलिए पुनर्जागरण की गति व व्यापकता क्षेत्र की स्थिति अनुसार रही। देशी भाषाओं के विकास। पुनर्जागरण कालीन साहित्य की विशेषताओं में सबसे पहले पढ़ेंगे देशी भाषा। पुनर्जागरण काल में जिस साहित्य की स्थापना हुई वो लोकल लैंग्वेज थी। अब से पहले पुनर्जागरण से पूर्व इन भाषाओं को जंगली भाषा माना जाता था, असभ्य मानी जाती थी। केवल यूनानी एवं लैटिन भाषा को ही अच्छी भाषा माना जाता था। पुनर्जागरण युग में अब जितने भी साहित्य का निर्माण हुआ वो स्वदेशी भाषा में हुआ। उदाहरण के तौर पर इटली में इटालियन, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, जर्मनी, अंग्रेजी, डच आदि बोलचाल की भाषाओं में विकसित हुआ। पंडित नेहरू ने विश्व इतिहास की झलक में लिखा है कि इस प्रकार यूरोप की भाषाओं ने प्रगति की और वे इतनी संपन्न और समृद्ध हो गई कि उन्होंने आज सुंदर भाषाओं का रूप धारण कर लिया। दूसरा, साहित्य में मानववादी तत्वों का प्रयोग। पुनर्जागरण से पूर्व साहित्य की जो रचना थी या विषय वस्तु थी, वो उसका मुख्य विषय धर्म था। या तो अधिकांश रचनाएं धार्मिक विषयों से संबंधित होती थी या उन रचनाओं पर धर्म की गहरी छाप होती थी। किंतु इस युग में साहित्य में धार्मिक विषयों के स्थान पर मनुष्य के जीवन और उसके क्रियाकलापों का महत्व दिया गया। इस युग में साहित्यकारों के विचार मध्ययुगीन धर्म संबंधी वाद विवादों का एवं मान्यताओं से मुक्त थे। अब साहित्य आलोचना प्रधान, मानववादी और व्यक्तिवादी हो गया था। तीसरा, शैली में परिवर्तन और गद्य साहित्य का विकास। शैली में परिवर्तन। पुनर्जागरण कालीन यूरोपीय भाषाओं में लिखे जाने वाले साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित होता है। शैली की दृष्टि से परिवर्तन सबसे पहले कविता में दिखाई देता है। इसमें दरबारी कवियों के अनुकरण को छोड़कर नए पगबंधों को अपनाया गया और विषयों को अपनाया गया। नाटक में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब उसमें व्यंग्य का प्रयोग चालू हुआ। गद्य लेखन में महत्वपूर्ण विकास हुआ। पहले गद्य का प्रयोग केवल विद्वत्पूर्वक प्रयोगों में किया जाता था, विवेचनाओं में किया जाता था। अब कथा साहित्य का माध्यम गद्य हो गया था। गद्य कला एक महत्वपूर्ण साहित्य विद्या के रूप में उभर कर सामने आई। सबसे पहले हम लेंगे इटली का साहित्य। इटली के साहित्य में मुख्य रूप से 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें दांते, पेट्रोक और बोकासियो है। दांते का जन्म फ्लोरेंस में जन्मे दांते ने अपने देश की बड़ी निष्ठा सेवा की। उसने एक सार्वजनिक नौकरी करता था, सरकारी नौकरी करता था। यहाँ पर उसे सरकारी निधि हड़पने के आरोप में देश निकाला दे दिया गया, जिससे उसे घोर निराशा हुई और जीवन की सभी महत्वाकांक्षाएं और लालसाएं व्यर्थ हो गई। वे फिलोरेंस छोड़कर चला गया और फिर कभी अपनी जन्म स्थल पर नहीं आया। दांते की प्रख्यात कृति डिवाइन कॉमेडी है, जिसमें उसने एक काल्पनिक जगत की यात्रा का वर्णन किया है। इस यात्रा में नरक, पाप मोचन स्थल, स्वर्ग की यात्रा है। सर्वप्रथम नरक की यातनाओं का दृश्य दिखाया गया है। इसके बाद पाप मोचन स्थल पर संयम और कठोर जीवन से आत्मशुद्धि होती है। तदुपरांत स्वर्ग में अनंत सुख। इस प्रकार दांते ने इस रचना से मनुष्य को नैतिक एवं संयमी जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। इसके अलावा दांते ने आध्यात्मिक विषय को भी एक चित्रण दांते ने संभव कर दिखाया। दांते की अन्य रचनाओं में बीतन हुआ और द मोनवर्क श्रेष्ठ है। दांते को इतावली कविता का पिता कहा जाता है। उसकी ने अपनी मातृभाषा तुस्कान में कविताएं लिखी। कुछ इतिहासकार दांते की अपेक्षा पेट्रोक से पुनर्जन्म मानते हैं। डिवाइन कॉमेडी की विषय वस्तु मध्यकालीन थी, जबकि
पेट्रोक की कविताओं में नवीनता दृष्टिगोचर होती है। पेट्रोक को उसके पिता वकील बनाना चाहते थे, किंतु वे शुरू से ही एक विद्वान और कवि बनना चाहते थे। उसने अभिरुचि चरम सीमा पर पहुंचाया और उसने लंबी समुद्री यात्राएं की। वह विभिन्न देशों में घूमा, पर्वतमालाओं पर घूमा और उसके लेखन अध्ययन क्रम चलता रहता। तो उपरांत शीघ्र ही उसने अपनी विद्वता और कवित्व से लोगों को इतना प्रभावित किया कि पेरिस के विश्वविद्यालय में अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए उसे आमंत्रित किया गया। जब पेट्रोक किसी नगर में प्रवेश करता तो लोग उससे मिलने ऐसे आते थे जैसे कि वो एक विजेता हो। पेट्रोक द्वारा पेट्रोक ने यूनानी और लैटिन भाषा के पुराने हस्तलिखित ग्रंथों को खोजने और उनका संग्रह करने में अपनी पूरी शक्ति लगाती। उसने पुस्तकालय भी खोले, लोगों का पुस्तकों से प्रेम करना सिखाया। पेट्रोक ने समूचे यूरोप वासियों को मानववादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया। अतः पेट्रोक को मानववाद का पिता भी कहा जाता है। पुनर्जागरण का पूर्व प्रतिनिधित्व पेट्रोक के शिष्य वुकासियों ने किया। उसकी कहानीकार के रूप में उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति डेक्रोमेन है। उसने कुल 100 कहानियों का संग्रह किया। इसमें तत्कालीन इतालवी समाज, संपन्न एवं सम्राट परिवार में व्याप्त नैतिक भ्रष्टाचार की कहानियाँ प्रस्तुत की हैं। पुस्तक के प्रत्येक में अनेक कहानियों के माध्यम से यूरोप में पहले भयंकर रोग ब्लैक डेथ का वर्णन किया गया है। इसमें लेखक ने मानवता और दया का संदेश लोगों तक पहुंचाया है। लौकिक विचारों के लिए उसकी दूसरी प्रसिद्ध रचना जीनोलॉजी ऑफ द गॉड्स है, जिसमें वुकासियों ने स्पष्ट किया है कि ज्ञान मानव को किस प्रकार नैतिक, गुणवान और बुद्धिमान बनाता है। दाते, पेट्रोक, वुकासियों के अतिरिक्त अनेक इतालवी कवियों ने भी अपना सहयोग दिया। दूसरा लेंगे फ्रांसीसी साहित्य। फ्रांसीसी में दो मुख्य रूप से साहित्यकार हमें मिलते हैं। रेवलॉस, जिसने कि धार्मिक कट्टरता एवं प्राणपंथता के विरुद्ध आवाज़ उठाई। अधिकार संपन्न लोगों, धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वासों पर कटु व्यंग्य किए और अपनी गद्य एवं पत्र रचनाओं में हास्य एवं व्यंग्य की मिश्रित शैली का अनुसरण किया। फ्रेंच में लिखी उसकी पुस्तक गरगंतुआ साहित्यिक विचारधारा पर एक ताज़ी हवा की तरह सिद्ध हुई, जिसमें सांस लेकर फ्रांस को स्फूर्ति मिली। उसका पुस्तक का एक ही संदेश था, प्यास प्यास प्यास, यानी बौद्धिक प्यास, नैतिक प्यास, अनुभव की प्यास, यथार्थ की प्यास। इस प्रकार दूसरे लेखक जो मिलते हैं वो मोंटेन हैं। उन्होंने निबंध लेखन का कार्य किया और फ्रांसीसी साहित्य को समृद्ध बनाया। अंग्रेजी साहित्य पुनर्जागरण में इंग्लैंड साहित्य को भी प्रभावित किया। कवि जोसेफ चौसर, जिन्हें कि अंग्रेजी काव्य का पिता कहा गया है, अंग्रेजी साहित्य की अप्रैल धारा के महाकवि, राजनीतिक और वैज्ञानिक चौसर से प्रारंभ होता है। इनकी मुख्य रचना कैंटरबरी टेल्स है, जिसमें कि कैंटरबरी की यात्रा पर निकले लोगों के वास्तविक गुण दोषों का वर्णन किया है। उसने लंबी कविता के रूप में सोनेट को जन्म दिया। जॉफरे के बाद टॉम सिमूर पुनर्जागरण युग के कार्य को इंग्लैंड में आगे बढ़ाया। वह धर्म और विधि शास्त्र का पंडित था। उसकी महान किंतु विवादास्पद कृति यूटोपिया है, जिसने इंग्लैंड के जनजीवन में व्याप्त सामाजिक बुराइयों और आर्थिक दोषों का निरूपण किया। वह चाहता था कि इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ राज शासन की स्थापना हो। इसके बाद फ्रांसीसी बेकन आता है, जो कि इस युग का सर्वोत्तम निबंधकार था। उसने तर्क, अनुभव और प्रमाण पर जोर दिया। बेकन के बहुत सूक्ष्म विषयों पर अपने विचार प्रकट किए। उसके लेखों में शैली काव्यात्मक थी। उसमें मानवीयता कूट कूट कर भरी हुई थी और कहा जाता है ज्ञान के संचय में कई व्यक्ति उसकी समानता करते थे। सबसे बड़ी देन इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर हैं, जिन्हें मानवीय प्रकृति के अनुभव दृष्टा विलियम शेक्सपियर को अपने युग का महान कवि एवं नाटककार माना जाता है। इनके रचनाओं में मानवीय स्वभाव के सभी पहलुओं का सशक्त एवं सजीव वर्णन किया गया है। शेक्सपियर की खूबी ये थी कि इसके मानव के में सभी गुण दोष मौजूद है। मैकबेथ में उसने कहा है, एक बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ करुणा के अंश विद्यमान रहते हैं। उसने दुखांत एवं सुखांत दोनों प्रकार के नाटक लिखे। उन नाटकों में मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हेलमेट, मैकबेथ आदि प्रमुख हैं। निसंदेह महाकवि शेक्सपियर की नाट्य संसार में बेजोड़ है। शेक्सपियर के साहित्य में अंग्रेजी भाषा का चरम उत्कर्ष परिलक्षित होता है। अन्य भाषाओं का साहित्य
हॉलैंड, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल आदि देशों में भी पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा। इन देशों में भाषाओं में महत्वपूर्ण कृतियों का सर्जन हुआ। इंग्लैंड हॉलैंड का इरेस्मस अपने युग का एक प्रमुख मानववादी तथा साहित्यकार था। इसका जन्म 1466 ईस्वी में एमरस्टन में हुआ। अध्ययन की इच्छा से उसे फ्रांस, इंग्लैंड और इटली खींच कर ले गई। इन सभी जगहों पर इरेस्मस ने अध्ययन किया, सीधी सादी नैतिक सच्चाई के उपदेशों को ग्रहण किया। उसकी धर्म में आस्था थी, किंतु शुद्ध व ईसाई धर्म में समर्थक था। उसने पूर्ववर्ती चिंतक से अधिक महसूस किया। धार्मिक कर्मकांड, शब्दाडंबर अधिक बल यूरोप के मध्य वर्ग को आकर्षित नहीं कर सका। उसकी शैली एवं विद्वता ने यूरोप को का एक महान विद्वान बताया। और इसके अतिरिक्त इरेस्मस के द्वारा लिखी गई पुस्तक मूर्खत्व की प्रशंसा, द प्रेज ऑफ फॉली, अधिक प्रसिद्ध है। इसमें धार्मिक जीवन के खोखलेपन, जनसाधारण के अंधविश्वास, धनलोलुप शासकों, धर्मशास्त्रियों का अज्ञान, शिक्षा पद्धति की अपूर्ण और युद्ध की क्रूरता पर गंभीर व्यंग्य किया गया है। उसकी यह पुस्तक दुनिया में पहली बार सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक थी। जॉर्ज मिल्टन ने इरेस्मस की इस कृति पर टिप्पणी करते हुए लिखा था, कैम्ब्रिज में प्रत्येक व्यक्ति इस पुस्तक का अध्ययन करता है। स्पेन में सर्वेंटीज ने डॉन क्विक्सोट की रचना की। उसे स्पेन का एक महान लेखक माना जाता है। उस पुस्तक सामंती युग के जीवन का व्यंग है। सर्वेंटीज ने स्वतंत्र दृष्टिकोण का ज्ञान डॉन क्विक्सोट से उल्लिखित अंतिम पंक्ति से होता है, जहाँ मेरी वास्तविक इच्छा मानव जाति की शूरवीरता की झूठी और मूर्खतापूर्ण कहानियों से अवगत कराना है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा पुनर्जागरण काल में साहित्य में परिवर्तन। कल हम करेंगे कला और विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन।